लाइफ में कहीं भी कभी नो बोलना चाहिए, लेकिन नो बोल के भी गिल्ट फील होने लगता है। तो ये नो बोलना कितना ज़रूरी है लाइफ में, और ऐसा क्यों होता है कि बहुत बार हम लोगों को किसी चीज़ में एक्चुअल में नो बोलना चाहिए, हमारा दिल कहता है, बट हम बोल नहीं पाते हैं। अगर वो पहले दिन से ही एंशियस हो रही है, पहले दिन से ही ओवर थिंक कर रही है, दिन से ही उसको परेशानी हो रही है किसी रिलेशनशिप में, वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। शादियाँ टूट रही हैं, लोग दूसरे रिश्ते बना रहे हैं और तीसरा बना रहे हैं, फिर फाइनली दे आर रियलाइजिंग कि शायद पहली वाली ही ज़्यादा अच्छी थी। बहुत बार ना बहुत लड़कियां रिश्ते में रहती हैं, बहुत लॉयल रहती हैं, बट उन्हें दिख जाता है कि मेरा बंदा चीट कर रहा है, पर स्टिल वो रिश्ते में रहती हैं। बहुत सारी शादी के बाद रहना पड़ता है, कहीं कहीं माफ़ी दे देती हैं, और उसका जो पेन होता है वो कैसा होता है। एक फीमेल के लिए ना इमोशनल चीटिंग होती है, उससे नहीं बर्दाश्त होता है। एक फीमेल ना फिजिकल चीटिंग को फिर भी एडजस्ट कर लेती है, इमोशनल चीटिंग उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। अ वुमन एक शादी में 18 साल से एंड शी इज स्टिल देयर इन दैट मैरिज, उनकी 16 साल की बेटी भी है अभी। हर हस्बैंड इज अ वुमनाइजर, वुमनाइजर इज द वर्ड। इफ अ मैन डज नॉट हैव इंटेग्रिटी, तो मैं तो उसको मैन बुलाना ही नहीं चाहूँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाय प्रीति मैम, स्वागत है आपका टॉक विद मानवेंद्र के इस पॉडकास्ट में। मैम, काफ़ी समय बाद हम लोग मिल रहे हैं, एंड आई थिंक मुझे याद है कि जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया था तब आप और हम बैठे थे और काफ़ी सारी इंसाइटफुल कन्वर्सेशंस हुई थी, काफ़ी वायरल भी हुआ था। तो मैम, उसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा महिलाओं के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि उस पॉडकास्ट के बाद भी और ऐसे नॉर्मली मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हर किसी के दिमाग में आता है कि अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों होता है। ऐसे ही क्यों जो गुड वुमेंस होती हैं उन्हीं के साथ उनको ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, रिलेशनशिप में, परिवार में, फ्रेंडशिप में, क्या कारण रहता है मैम? थैंक यू सो मच मानवेंद्र फॉर कॉलिंग मी अगेन एंड कमिंग टू योर क्वेश्चन कि जो बहुत अच्छी फीमेल्स होती हैं उनको फॉर ग्रांटेड क्यों लिया जाता है। ये दोनों ही बातें एक साथ ही आपने, इनफैक्ट आपके क्वेश्चन में ही मुझे जवाब दिख रहा है, अच्छी औरतें। अच्छे होने का मतलब क्या होता है? अच्छा होना मतलब कि आप बहुत गिविंग नेचर के हो, आप बहुत केयरिंग नेचर के हो, आप रिलेशनशिप्स की वैल्यू करते हो, आपको उस रिश्ते की बहुत ज़्यादा कदर है और आप किसी भी कीमत पे आप चाहते हो कि वो रिश्ते को बचाया जाए। तो यहाँ से दोनों बातों का जवाब है कि अगर आप अच्छे हो तो ये सारी चीज़ें सेव करना चाहोगे। और जहाँ पे लोग ऐसी चीज़ें देखते हैं ना किसी की, कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग हैं, बहुत ही रिश्तों की वैल्यू कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं ना, जब कोई चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो इस वजह से भी ऐसी फीमेल्स को, ऐसी महिलाओं को फॉर ग्रांटेड लिया ही जाता है, बिकॉज ऑफ देयर गुड नेचर। बिकॉज पीपल फील कि मतलब ये कहाँ ही जाएगी, ये तो शी इज़ देयर ओनली, वो है ही, वो तो कहीं नहीं जाने वाली, इसको रिश्तों की बहुत ज़्यादा कदर है, इसने तो मेरे पास ही रहना है, तो ठीक है, इट्स ओके, अगर हम कुछ इग्नोर भी कर देंगे तो चलेगा। सो ये बहुत बड़ा रीज़न है। ऐसे गुड वुमेन जो होती हैं, जो अच्छी फीमेल्स होती हैं, उनको लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मैम, इसी में ना एक चीज़ और आती है कि जो लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां ऐसी रिलेट करेंगी इस बात से कि हम लोग ना लोगों को नो नहीं बोल पाते हैं, जैसे लड़के भी हो गए, लड़कियां भी हो गई। तो ये कैसे किया जाए कि लाइफ में कहीं भी कभी नो बोलना चाहिए, लेकिन नो बोल के भी गिल्ट फील होने लगता है। तो ये नो बोलना कितना ज़रूरी है लाइफ में, और ऐसा क्यों होता है कि बहुत बार हम लोगों को किसी चीज़ में एक्चुअल में नो बोलना चाहिए, हमारा दिल कहता है, बट हम बोल नहीं पाते हैं। हाँ, ये एक्चुअली इट इज़ नॉट ओनली मेल फीमेल, ये सभी के लिए है कि बहुत बार हम कुछ चीज़ों को नो नहीं बोल पाते हैं। एक तो पता है क्या मानवेंद्र, इन बातों का ना बहुत ज़्यादा फ़र्क, हम किस ब्लड लाइन से आते हैं, हम किस फैमिली से आते हैं, हम किस बैकग्राउंड से आते हैं, इसका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। कुछ ऐसी अपब्रिंगिंग होती है जहाँ पे बच्चों ने ना बचपन से बहुत ही ब्लंटली लोगों को बात करते देखा है, बहुत ही ज़्यादा रूडली लोगों के साथ ट्रीट करते देखा हुआ होता है। तो इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आप किस बैकग्राउंड, किस फैमिली और किस ब्लड लाइन से आते हो। हम अपने आसपास के लोगों को देखने की वजह से भी ना उसी तरह से बड़े हुए होते हैं, और फिर हमको वो हिचकिचाहट होती है, हमको ये लगता है। और एक बात और भी है एक्चुअली, रिलेशनशिप लूज़ ना करने का भी डर बहुत बार होता है। उस वजह से भी हम नो नहीं बोल पाते हैं कि अगर मैंने नो बोल दिया तो कहीं ये इंसान बुरा मान के मुझसे दूर तो नहीं चला जाएगा, मेरा ये रिश्ता तो नहीं ख़त्म हो जाएगा। इट्स नॉट ओनली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और मे बी हस्बैंड वाइफ। बहुत बार कुछ लोग ऐसे रिश्तों की वैल्यू करते हैं ना कि उनको वो
तकलीफ़ जो है ना नो ना बोलने की, उनको वो कम लगती है रादर दैन कि जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि चलो यार ठीक है, मतलब अगर मुझे थोड़ी तकलीफ़ भी हो रही है और मुझे करना भी पड़ रहा है, तो इस वजह से कर लेते हैं लोग, बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। मैम मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि एक्चुअल में ना एक लड़की का दिल क्या चाहता है, एक लड़की अपने बंदे में क्या चाहती है? सी फीमेल्स का ना रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है, उनका रिलेशनशिप को लेकर के रिक्वायरमेंट एक्चुअली बहुत कम होती है, बट बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट थिंग्स, वो बहुत सेंसिटिव होती हैं। और इसके पीछे रीज़न है कि दे आर वायर्ड लाइक दिस। और सेंसिटिव होने का रीज़न क्या है? सेंसिटिव होने का रीज़न, आई विल गेट बैक टू योर क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, बट मैं आपको बता रही हूँ कि एक फ़ीमेल क्या होती है, उसको मदर बनना है, एक बच्चे को जन्म देना है उसको, और उसको पालना है। अब आप सोचिए कि अगर एक वो जो बच्चा जो कुछ भी नहीं बोल पाता है, अगर माँ उस चीज़ को ना समझ पाए कि उसको भूख लगी है, कि उसको नींद आ रही है, कि उसने अपनी नैपी गीली कर दी है, और जबकि वो बच्चा बता नहीं पाता है, तो ईश्वर ने उसको बनाया ही इसलिए है। अगर आप उस बच्चे को एक मेल को पकड़ाओगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा क्या करेगा, थोड़ी देर बाद जब रोने लगेगा तो पकड़ा देगा। लेकिन एक फ़ीमेल जो होती है ना, वो क्या बता देती है, इसको नींद आ रही है, इसको भूख लग रही है, उसको। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या चाहिए होता है, फीमेल्स बहुत सेंसिटिव, इस ईश्वर ने इन्हीं सब कारणों की वजह से उनको ऐसा सेंसिटिव बनाया, सो दैट दे कैन फील, दे कैन अंडरस्टैंड। तो इस वजह से रिलेशनशिप में भी ना उनको अपने बंदे से बस उसका बिहेवियर, उसका थोड़ा सा केयरिंग नेचर, और मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम टेलिंग यू 99% टाइम फीमेल्स को सोल्यूशन नहीं चाहिए होता है। उनको चाहिए होता है कि बस तुम अपना कान इधर रख दो और मैं तुमको बोल दूँ, क्योंकि वो सोल्यूशन कर लेंगी, उनको रास्ता भी पता है। तो इनको बेसिक 2-4 चीज़ें चाहिए होती है अपने बंदे में, कि तुम मेरी बात को सुनो, उसको वैलिडेट करो, और मुझे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो व्हेन आई एम फीलिंग लो, व्हेन आई एम नॉट फीलिंग ओके, एंड व्हेन आई जस्ट वांट कि मैं अपनी बात तुमसे कह सकूं। सो दीज आर द इश्यूज़ विच अ फीमेल रिक्वायर, जो जिसकी बेसिक रिक्वायरमेंट एक मेल से यही होती है। मैम आपने भी जैसे बोला कि एक लड़की जो है बहुत सेंसिटिव होती है क्योंकि उस चीज़ें समझ लेती है, बट बहुत बार ना उनको मिसअंडरस्टूड कर दिया जाता है कि अभी तुम बहुत टॉक्सिक हो, हर समय इतना क्यों सोचती हो, इतनी ओवर थिंकिंग क्यों करती हो, हर चीज़ में रोने लगती हो। तो आपको क्या लगता है कि जो लड़कियां बहुत ओवर सेंसिटिव होती हैं उनको क्या मिसअंडरस्टूड किया जाता है? और दूसरा कि एक मैंने एक कोट पढ़ा था एक जगह पे कि लड़कियों को ना बहुत ज़्यादा नहीं रोना चाहिए रिलेशनशिप के अंदर, वरना उनके आंसुओं की कदर ख़त्म हो जाती है। तो इन दोनों चीज़ को रेट करके कुछ बताइए मैम। सी लड़कियों को बहुत ज़्यादा नहीं रोना चाहिए, ये बात मैं भी आपसे अग्री करूँगी। इनफैक्ट फॉर नाउ, अब जो जनरेशन चेंज हो गई है, जो चीज़ें बदल गई हैं, एक्चुअली नहीं रोना चाहिए। और आप देखिए, एक बात मैं बताऊँ, आप जब आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, एनी वन इन एनी रिलेशनशिप, आप मुझे बताओ, डोंट यू फील कि यू नीड अ साइकोलॉजिकल कंफर्ट किसी भी रिलेशनशिप में? और अगर आपको बार बार कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, तो आप साइकोलॉजिकली आपको कंफर्टेबल नहीं रहोगे, तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जब आपका दूसरा पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशानी में रहेगा, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा रोना धोना या जो कुछ भी कह लो, तो फिर वो दूसरा इंसान साइकोलॉजिकली कंफर्ट में नहीं रहेगा। और जब कंफर्ट में नहीं रहेगा, तो फिर वो जो आप कह रहे हो ना कि अरे तुम तो हमेशा रोती ही रहती हो, तुम तो हमेशा इस तरह की प्रॉब्लम में ही रहती हो, यहाँ पे दोनों बातें हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ एक्चुअली नहीं, जो आपने कोट पढ़ा था वो नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, ये भी होना चाहिए कि ये समझना पड़ेगा मानवेंद्र कि कुछ चीज़ें ना, अब जैसे मैंने कहा ना कि सूरज पूरब से उगता है, तो सूरज पूरब से उगता है। अब ईश्वर ने एज अ फीमेल मुझे ऐसा बनाया है, तो बनाया है, तो ये मेल्स को समझना पड़ेगा। और इसलिए भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। एंड मेल शुड अंडरस्टैंड कि फीमेल को ना यही चाहिए होता है, दे जस्ट वांट लिटिल बिट ऑफ केयर, लिटिल बिट ऑफ लिसनिंग, लिटिल बिट ऑफ केयर, मतलब ये सारी बातों की उनको लगता है कि ये यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैम अगर कोई लड़की इस पॉडकास्ट को सुन रही है और वो आपसे ये पूछना चाहे कि रेड फ्लैग्स एक रिलेशनशिप में हम कैसे देखें कि भैया ये रेड फ्लैग्स हैं, एज ए रिलेशनशिप कोच आप बताइए कि क्या रेड फ्लैग्स आप सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को, और क्या होने चाहिए जो लड़कियों को एक्चुअल में देखना चाहिए मैरिज के लिए, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए या कमिटमेंट में जाने के लिए? सी सबसे बड़ा रेड फ्लैग फॉर एनी रिलेशन, फॉर अ गर्ल, शी शुड सी कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं। अगर वो पहले दिन से ही एंशियस हो रही है, पहले दिन से ही ओवर थिंक कर रही है, दिन से ही उसको परेशानी हो रही है किसी रिलेशनशिप में, वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है।
वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग हुआ। बिकॉज किसी भी रिलेशनशिप का एक फ़ीमेल को सोचना चाहिए कि सबसे पॉजिटिव चीज़ यही होती है कि आप उस रिलेशनशिप में कंफर्टेबल हो। एक बात आपको बताऊं, मैं एक रिलेशनशिप में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है ओवर द इयर्स, नॉट ओनली कि कोचिंग की वजह से, ऐसे रिश्तों में भी मैं आपको बताऊं। आपको पता है जब आप किसी रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से, मतलब समवन इज़ वेरी मच इनटू यू, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, पता नहीं, आई डोंट नो यू विल रिलेट विद दिस और नॉट, आपको पता है आपके बंदे की याद नहीं आएगी। क्यों पता है? क्योंकि वो बंदा आपको इतना कंफर्टेबल करके रखता है ना। आप बहुत ज़्यादा मिसिंग, बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों करते हो? क्योंकि उधर से कुछ चीज़ें रेसिप्रोकेट नहीं हो रही हैं, और जब रेसिप्रोकेट नहीं हो रही तो आप एंशियस हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग, सबसे बड़ा रेड फ्लैग यही है फिर किसी भी रिलेशनशिप में। सो एक फ़ीमेल को ये देखना चाहिए, अगर ये चीज़ें पहले ही बार से आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो फिर देन तो यू शुड थिंक ट्वाइस इन गेटिंग इनटू दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। और मैम फैमिली भी चेक करनी चाहिए क्या? जैसे आई थिंक लास्ट पॉडकास्ट में मुझे याद है आपसे हमने ये डिस्कस भी किया था कि वो बंदे का परवरिश कैसा हुआ है, क्या बैकग्राउंड है। एब्सोल्युटली, सी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। पहली बात तो एंशियस की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि जब बंदा आपको कंफर्टेबल हर तरफ से कर देगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं। फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बंदे को ना, एक लेडी को ये देखना चाहिए कि वो अपने आसपास के लोगों से बातचीत कैसा कर रहा है। क्योंकि उसका बिहेवियर आपके साथ तो शायद उस वक्त अच्छा होगा बिकॉज ही इज़ देयर विद यू फॉर अ वेरी लिटिल टाइम, बट आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करना चाहिए कि अपनी बहन के साथ वो कैसी बात कर रहा है, अपनी मदर के साथ वो कैसी बात कर रहा है, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स और अपने को वर्कर के साथ किस तरह से उसका बिहेवियर है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब भी रिलेशनशिप में ना चीज़ें ख़राब होंगी ना तो उसका वही रूप आपके सामने आएगा जो आप उस टाइम पे वो लोगों के साथ डील कर रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड सेकेंडली यू शुड सी कि हाउ केयरिंग ही इज़ अबाउट हिज ओन बॉडी। वो अपनी बॉडी की कितनी देखभाल करता है, अपने लुक्स की, अपने लिटरली अपने पहनावे उढ़ावे की कैसी देखभाल करता है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि वो फ्यूचर को लेके क्या बातें करता है। इज़ ही एडवेंचरस, इज़ ही हैज़ एनी प्लान्स, उसके कोई प्लान्स हैं लाइफ को लेकर के। सो ये बेसिक 3-4 चीज़ें हैं। अगर आप इफ़ यू फाइंड पॉजिटिव टूवर्ड्स दी मैन तो चीज़ें बन जाती हैं, चीज़ें ठीक होती हैं। मैम बहुत सारे ऐसी भी मैसेजेस मुझे भी देखने को मिलते हैं कि शादी हो गई है, अरेंज मैरिज थी, वेबसाइट से मिले, बट फिर कंपेटिबिलिटी इशू आ जाता है। क्योंकि आजकल ऐसा है कि भाई आप पहले कभी साथ रहे ही नहीं थे, फिर साथ रह रहे हैं, बहुत बार इन लॉज नहीं सेट हो पाते हैं, इस वजह से भी ये दिक्कतें आती हैं। तो ये जो प्रेजेंट टाइम में मैरिज की जो कॉम्प्लिकेशन है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि लड़के हर समय गलत हैं, ऑफकोर्स बहुत बार लड़कियाँ का भी गलती रहता होगा, पर मैं ज़्यादातर केसेस में ये इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि लड़कियाँ जाती हैं उस घर में रहने के लिए, तो उनको वहाँ पे सेटअप में ढलना है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है या जो आजकल की मैरिजेज़ हो रहे हैं, इसमें अगर आपको कुछ सजेशंस देना हो महिलाओं को, या फिर थोड़ा सा अगर इस पे आप कुछ बोलना चाहें कि आजकल की जो मैरिजेस में या एक वुमेन के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है कि भाई बाहर का भी काम करना है, घर का भी काम करना है, तो इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सी आजकल की जनरेशन की जो आप बात कर रहे हो कि बाहर भी काम करना है, घर का भी काम करना है, रिलेशनशिप्स को भी मैनेज करना है तो ये चेंजेस हैं। तो एक फ़ीमेल को ना, अनदर एग्जांपल आई विल गिव यू। व्हेन वी बाई अ फ़ोन, मानवेंद्र, जब हम कोई फ़ोन ख़रीदते हैं तो हम क्या करते हैं? क्या हम फ़ोन के इंजीनियर बन जाते हैं या उसका मैनुअल पढ़ के उसको सीखते हैं? तो अगर हम एक डिवाइस लेके अपने पास आते हैं तो उसका मैनुअल पूरा पढ़ते हैं एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग सो दैट वो फ़ोन हम अच्छे से चला पाएँ, करते हैं ना। लेकिन जब कोई नया रिश्ता और कोई नया इंसान हमारी लाइफ में आता है तो हम उसको ग्रांटेड लेने लगते हैं। स्पेशली फ़ीमेल्स के साथ ये बहुत होता है बिकॉज हमको लगता है कि वो फ़ीमेल यहाँ आई है तो उसको शी शुड बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि वो एक महिला है, उसको हर चीज़ को पता होना चाहिए, उसको सारे रिश्ते पता होना चाहिए और उसको सारी जिम्मेदारियां निभाना आना चाहिए। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ मतलब मेल की कोई गलती है एंड ऑल, बट पता नहीं समहाउ ये हमारे ब्रेन में इनग्रेन है या डीएनए में चला गया है या हमारी ये मेमोरी से डिलीट ही नहीं हो रहा है कि चीज़ें बदल गई हैं, थिंग्स आर नॉट लाइक दैट। तो ये बातें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो कोई फ़ीमेल आपके घर नई आई है, जैसे आप एक डिवाइस का मैनुअल पढ़ करके उसको अच्छी तरह से सीखते हो कि क्या चलाना है, जबकि आपको इंजीनियर बनने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट थिंग।
तो एग्जैक्टली जब एक फ़ीमेल आपके घर आती है तो आपको थोड़ा बेसिक नेचर एक फ़ीमेल का समझना चाहिए, वो किस तरह से एक फ़ीमेल वायर्ड है, वो क्या क्या फील करती है, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और नए सेटअप में सब कुछ नया है उसके लिए, वो घर भी नया है, वो लोग भी नए हैं, और कितना क्लोजली कितना पास उन रिश्तों को वो एक फ़ीमेल कर लेती है। एक मतलब लिटरली बिल्कुल, आप जैसे अरेंज मैरिज की अगर आप बात कहो तो बिल्कुल ही सब कोई अनजान होता है, लेकिन पहले ही दिन से कोई दीदी बन जाती है, तो कोई भाभी बन जाती है, तो कोई मम्मी बन जाती है। कितना डिफ़िकल्ट होता है ना एक औरत के लिए सडनली सब कुछ बदल देना। तो ये बात आई थिंक स्पेशली द रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज़ टू द हस्बैंड ओनली टू मेक श्योर कि ये थोड़ी सी कंफर्टेबल रहे, एंड छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें अरेंज मैरिज में बेसिकली। मैम अभी शादी की बात चल रही है, तो आजकल हम लोग ये चीज़ बहुत देख रहे हैं कि बहुत शादियाँ टूट भी रही हैं। तो एज ए काउंसलर आपको क्या लगता है कि मतलब फ्यूचर में शादी का इंडिया में क्या होने वाला है फ्यूचर? आई मीन यू आर सेइंग कि क्या शादियाँ कम हो जाएंगी? कम होंगी, ज़्यादा होंगी, हम वेस्टर्न कल्चर की तरह आ जाएंगे कि भैया डिवोर्स होए जा रहे हैं? हाँ, यू आर राइट। टू बी, मैं आपको बताऊं क्या होने वाला है फ्यूचर में। अब शादियां 3 गुना बढ़ जाएंगी। यूल बी सरप्राइज टू नो दैट। लोग रिश्ते नहीं बनाना चाह रहे हैं, लोग रिश्तों से खुश नहीं हैं, लेकिन डबल या ट्रिपल शादियां होंगी। रीज़न, क्योंकि अब ना एक रिश्ते से हम खुश नहीं हैं। एंड आई टेल यू वन एग्जाम्पल ऑफ माई क्लाइंट। तीसरी शादी करके आए, एंड देन ही सेज कि मैं पहली ही शादी मेरी बेटर थी। सो वी आर नॉट रेडी फॉर एडजस्टमेंट। हम एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं रिलेशनशिप की, बिकॉज क्या है, बहुत सी चीज़ें हम एक ही इंसान में ढूंढने में लगे हुए हैं, और उसकी वजह से शादियाँ टूट रही हैं, लोग दूसरे रिश्ते बना रहे हैं और तीसरा बना रहे हैं, फिर फाइनली दे आर रियलाइजिंग कि शायद पहली वाली ही ज़्यादा अच्छी थी। तो शादियाँ कम की बजाय अब शादियाँ डबल या ट्रिपल होने वाली हैं आने वाले फ्यूचर में। अच्छा, मतलब लोगों की एक जगह पे डिवोर्स होगा, फिर दूसरे पे होगा, फिर तीसरा। हाँ, बिकॉज इसके पीछे रीज़न है ना मानवेंद्र। बिकॉज हम कितना भी कह लें, आप मुझे बताइए, आपने बहुत लोगों से इनफैक्ट आजकल सुना होगा कि रिश्ते तो मतलब बनाने नहीं हैं, रिश्ते ख़राब होते हैं, रिलेशनशिप। अगर रिश्तों में कोई बात ना होती तो कुछ आपको आसपास लोग दिखते ना जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं है या बॉयफ्रेंड नहीं है या शादियाँ नहीं है, आपको दिखते हैं ऐसे लोग? क्योंकि आई टेल यू, हम लोग मेट अट्रैक्शन के लिए बने ही हैं। मेट अट्रैक्शन एंड मेट रिटेंशन, ये दो चीज़ हमारे अंदर इनग्रेन है, बायोलॉजिकली वो है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि अब प्यार हो गया है तो अब इसके बाद शादी नहीं करेंगे, बस हो गया, दिल टूट गया, अब तो दूसरा कोई नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। साल 2 साल मैक्सिमम वो लड़का खुद ही आके अपने माँ बाप से कहेगा, या फिर वो दूसरी कोई गर्लफ्रेंड बनाएगा, या गर्लफ्रेंड होगी तो बॉयफ्रेंड बनाएगा। क्योंकि जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं ना, आप उसको बदल नहीं सकते। वो सिर्फ वो टेम्परेरी है चीज़ें कहने की कि अब तो दिल टूट गया, अब तो किसी से नहीं लगेगा, अब तो कहीं प्यार नहीं करना, अब तो कहीं शादी नहीं करना, ऐसा नहीं होने वाला है। ये चीज़ 2 साल बाद चीज़ें फेड हो जाएंगी, आप फिर से रिलेशनशिप बनाओगे, फिर से आप रिलेशनशिप में आओगे, और ये होता ही है। मैम अभी ना इसी पे मुझे अचानक से क्लिक हुआ कि हमारा जब पहला पॉडकास्ट हुआ था उसमें आपने एक लाइन बोली थी, बहुत वायरल गई थी, वुमेन वांट केयर। तो मैं पहले तो आपसे चाहूँगा कि आपने वो क्या बोला था, एक बार मुझे वो फिर से बोल के बताइए, और दूसरा उसका एक्सप्लेन भी करिए, क्योंकि वो एक बहुत ही रिलेटेबल पार्ट निकला था। एब्सोल्युटली इट वाज रिलेटेबल, तभी तो वायरल हुआ था। जो सच होता है वही वायरल होता है। मैंने ये बोला था कि मेल्स को विजुअल्स अट्रैक्ट करते हैं, मेल्स को वो हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड से या अपनी वाइफ से फ़ोटोज़ मांगते हैं, वीडियोज़ मांगते हैं, उनको हमेशा। इसीलिए कहते हैं ना, मेल्स जब भी कोई बहुत अट्रैक्टिव लड़की को देखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की को देखेंगे, तो वो अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ। एंड एट द सेम टाइम गर्लफ्रेंड बहुत कम लड़के की फ़ोटो मांगती है, उसको केयर चाहिए, उसको बात करना है। एक लड़की ना, आपको मैं बताऊं, जब घर में कॉकरोच भी निकलता है ना तो वो फ़ोन करती है, अरे पता है आज क्या हुआ, घर में कॉकरोच निकला। उसको ये नहीं बताना है, सिर्फ उसको ये चाहिए कि उस कॉकरोच पे 10 मिनट तुम बात कर लो उसके साथ। वो कॉकरोच बताना उसके लिए कोई बहुत बड़ा नहीं, उसने कॉल सिर्फ इसलिए किया है कि वो कॉकरोच निकला है, तो मतलब इसी बात पे हमारी 10 मिनट बात हो जाए। इफ़ यू रिमेंबर इन द पॉडकास्ट व्हेन आई शेयर्ड दिस, कि हमने मेल फीमेल के वर्ड्स की बात भी की थी, कि मेल्स जो है 7,000 वर्ड्स अप्रॉक्स
दिन में बोलते हैं और फीमेल जो है 20,000 बोलती हैं। तो जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं ना उनको बदलना, मतलब कैसे बदल सकते हो आप मुझे बताओ। वही अगेन मैं कहूँगी कि सूरज क्या पश्चिम से उगाओगे, नहीं हो सकता। एक आपने उसी में लाइट ऑफ लाइट ऑन वाली भी एक बात बताई थी। हाँ, कि वो भी वायरल हुई थी बिकॉज क्या एग्जैक्टली इंटीमेसी जब होती है व्हेन दे आर इन द बेड, तो मेल्स चाहते हैं कि लाइट्स ऑन हो और फीमेल्स चाहती हैं कि लाइट्स ऑफ हो, और उस टाइम पे भी चाहती हैं कि मुझसे बात कर लो कुछ, क्योंकि मेल्स को विजुअल्स अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वो लाइट ऑन करना चाहते हैं। सो ये बहुत ही रिलेटेबल है, मतलब या वी कैन रिलेट टू दिस। मैम बहुत बार ना बहुत लड़कियां रिश्ते में रहती हैं, बहुत लॉयल रहती हैं, बट उन्हें दिख जाता है कि मेरा बंदा चीट कर रहा है, पर स्टिल वो रिश्ते में रहती हैं। बहुत सारी शादी के बाद रहना पड़ता है एंड कहीं कहीं माफ़ी दे देती हैं, पर उसका जो पेन होता है वो कैसा होता है मैम? उसका पेन बहुत ख़राब होता है मानवेंद्र। एक फ़ीमेल के लिए ना इमोशनल जो चीटिंग होती है उससे नहीं बर्दाश्त होता है। एक फ़ीमेल ना फिज़िकल चीटिंग को फिर भी एडजस्ट कर लेती है, इमोशनल चीटिंग उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। इनफैक्ट बहुत बार फीमेल्स मेल्स को इस बात पे भी माफ़ कर देंगी कि अगर उसका हस्बैंड या उसका बॉयफ्रेंड कहे कि या मैं मतलब फिज़िकली हम इंटीमेट हो गए बट आई स्टिल लव यू अ लॉट, शी विल फॉरगिव एंड फॉरगेट। लेकिन अगर उसको ये पता चल जाए कि वो इमोशनली उससे अटैच्ड है, देन इट इज़ समथिंग लाइक मतलब आप कह सकते हो कि कहते हैं ना कि बॉडी में जान नहीं रह गई है किसी के, वो उतना पेनफुल होता है एक फ़ीमेल के लिए, बहुत ज़्यादा दुख की बात होती है उसके लिए, एक फ़ीमेल के लिए। मैम इसी पे ना एक चीज़ और बताइए कि ठीक है अभी हो गया, चीटिंग पकड़ लिए कर लिया, लेकिन क्या ऐसा होता है कि लड़कियों को ना वो रोकता है रिश्ते से बाहर आने से? मतलब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत बार लड़कियों को पता होता है कि हम इस रिश्ते में खुश नहीं हैं या ये बंदा मेरे लिए सही नहीं है, बट वो ना डरती हैं उस रिश्ते से बाहर आने के लिए, थोड़ा उनको गिल्ट होता है या हिम्मत नहीं होती है बाहर आने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, वो ये वाली फीलिंग क्यों आती है? बहुत सी चीज़ें हैं इसके पीछे। एक तो इमोशनल जो अटैचमेंट है वो तो है ही। बहुत बार ना मानवेंद्र फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं। बहुत बार ऐसे होते हैं कि फैमिली की रेपुटेशन के बारे में फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा सोचती हैं कि मैं ऐसा कदम लूँगी तो हमारे जो फैमिली में जो लोग हैं ये सब चीज़ें भी बहुत सोचती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मानवेंद्र मैं आपको बता दूँ, आपसे ये बात छुपी नहीं है कि जब रेप होता है ना लड़कियों का, तो लड़कियों को ही बुरी नज़र से देखा जाता है। आई नो आप बोलोगे मैम ये कहाँ से लेके आ गए आप। जब डिवोर्स होगा और जब लड़कियों के बात होगा तो वो लड़की ही मतलब कही जाती है बातों में। अब आप सोचिए कि रेप होने के बाद अगर औरत को ही ब्लेम किया जाए, यू रिमेंबर 80 मूवी, उसमें उसको स्कूल से निकाल दिया गया। उसका क्या दोष था उस लड़की का? इनफैक्ट देयर वॉज अ क्वेश्चन इन अ पॉडकास्ट, समवन आस्क्ड कि मैम मुझे ये बात समझ नहीं आती, अभी रिसेंटली हुआ था कि क्या होता है कि एक मेल जो होता है ना वो अपने रिलेशनशिप की सारी बातें, अगर मान लो शादी उसकी हुई और फर्स्ट नाइट में वो अपनी वाइफ से जा कर के बोलता है कि देखो ऐसा है कि मेरी तो 4-5 गर्लफ्रेंड्स रही हैं और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज मैं फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ ये रिश्ते को, और मतलब ये था जो कुछ भी था लेकिन अब नहीं रहेगा एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। लेकिन मैम ऐसा लड़कियाँ क्यों नहीं करती हैं? लड़कियाँ वो रिलेशंस को नहीं बताती हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीज़न है। सो लड़कियों को ना इसलिए डर रहता है कि अगर मैं अपनी बात ये कह दूँगी तो, क्योंकि मेल्स को ये बहुत ज़्यादा ईगो पे लग जाती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड था, वो फिज़िकली किसी के साथ इंटीमेट हुई है मेरे से पहले, उनको ईगो भी होता है और ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है फॉर अ मेल कि उनकी जो वाइफ है वो किसी और के साथ पहले रही है। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा होता है, लड़कियां इसलिए बहुत ज़्यादा, जो आपने बोला ना कि रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती हैं, जानते हुए भी चीज़ों को चलाती हैं। फाइनेंशियल इशू भी बहुत बड़ी बात होती है, फैमिली रेपुटेशन भी होती है, और ये सोसाइटी कहीं ना कहीं शायद हमारे डीएनए में वो इम्प्लांटेड है कि लड़कियों को ही बाद में दोष दिया जाता है। बहुत बार क्या मतलब आई डोंट नो, मुझे तो लगता है 99% टाइम में हमेशा ये बात कही जाती है। सो इसलिए भी लड़कियां उस रिश्ते को तोड़ने में थोड़ा घबराती हैं, डरती हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। मैम आपको ऐसा लगता है या फिर आज की जो जनरेशन है उसके अकॉर्डिंग क्यों महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आई फील दैट फर्स्टली दे नीड टू लिव देयर ओन लाइफ, सेकेंडली द सोसाइटी इज़ चेंजिंग, दे रिक्वायर सेफ्टी। जब
समाज में ये सारी चीज़ें बदल रही हैं, जब सब कुछ चेंज हो रहा है, हर कोई इक्वेलिटी की बात कर रहा है। जब हम इक्वेलिटी की बात कर रहे हैं तो ये फाइनेंशियल, जब फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होगी तो ये सारे स्टेप्स कैसे फीमेल्स ले पाएंगी। बहुत बार केसेस में ऐसे होता है। इनफैक्ट आई टेल यू वन ऑफ माई केस, अ वुमन एक शादी में 18 साल से, एंड शी इज स्टिल देयर इन दैट मैरिज, उनकी 16 साल की बेटी भी है अभी। हर हस्बैंड इज़ अ वुमनाइज़र, वुमनाइज़र इज़ द वर्ड, बट शी डिड नॉट लीव हिम। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली शी वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग। वो 18 साल से वो शादी चला रही है। तो अब आप सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना। शी नीड्स टू लिव हर लाइफ, उसको अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही उसको ये ज़िंदगी दे सकती है। उसको घूमने का पूरा हक है, उसको अपनी पसंद के कपड़े पहनने का पूरा हक है, उसको अपना बैंक बैलेंस अच्छा रखने का पूरा हक है, और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने का पूरा हक है। इसलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर अ फीमेल। मैम, लड़कियों की ना रिलेशनशिप के अंदर अटैचमेंट स्टाइल होती है, कुछ एंशियस होती हैं, कुछ सिक्योर होती हैं। तो ये थोड़े सा अटैचमेंट स्टाइल मुझे जो है डिस्क्राइब करिए, कैसे क्या होता है, अलग अलग कैसे कैसे क्या ट्रेट्स होते हैं। हाँ, एंशियस वाला जो होता है ना ट्रेट, वो क्या होता है, दे आर ऑलवेज लाइक वरिंग। उनको जनरली, उनको हर एक छोटी बात से परेशानी होने लगती है, कि मतलब अगर उनको थोड़ा सा भी बिहेवियर में चेंज हुआ तो उनको यही लगता है कि बस ये मुझे छोड़ के जाने वाला है, ये मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है, ये मुझे चीट करने वाला है। तो एंशियस जो अटैचमेंट स्टाइल है वो थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। कई बार इसमें मेल्स गलत भी नहीं होते हैं, बट बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट स्टाइल, अनदर केस मुझे याद आ गया, बिकॉज ऑफ द स्टाइल थोड़ा सा पीछे हटने लगते हैं। बिकॉज एज आई सेड इन दी फर्स्ट क्वेश्चन की साइकोलॉजिकल कंफर्ट आप किसी भी रिलेशनशिप में सबसे द मोस्ट, आप बताइए कोई परेशान करने वाले इंसान के साथ रहना चाहेगा? नहीं रहेगा। तो इसलिए इस ट्रेट को पहचानना बहुत इम्पॉर्टेंट है और उस पर काम करना। अब मैं केस की बात बताती हूँ। अ यंग गर्ल, देवर इन द सेम प्रोफेशन एंड बहुत अच्छा रिलेशन, बहुत अच्छी फैमिली से। अब हुआ क्या उनका कि सारी बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया, सब कुछ फिक्स हो गया, बट द गर्ल वॉज वेरी एंशियस to the extent she told her parents कि I need to track his phone, I want this, I want that. You know what happened? सब कुछ के बाद the boy said, because उनका थोड़ा सा कास्ट का प्रॉब्लम था, बट ठीक है आजकल तो चल जाता है, so they all agreed. बट फाइनली क्या हुआ, ये लड़के ने बोला कि नहीं, मेरे माँ बाप जो है शादी नहीं करना चाहते, उनको सेम कास्ट में ही शादी करनी है। अचानक क्यों याद आया उसको? क्योंकि साल भर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था अटैचमेंट स्टाइल की वजह से। तो मेल की या फीमेल की, किसी के, ज़्यादातर फीमेल्स की एंशियस अटैचमेंट होती है, मेल्स की होती है बट रेयर होती है, उनकी रेयर क्वालिटी ऐसी होती है। तो एंशियस अटैचमेंट रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है, वो चाहे किसी की भी हो। सिक्योर वाला जो इंसान होता है ना, उसका अटैचमेंट स्टाइल मतलब शी फील्स वेरी सेफ इन द एनवायरनमेंट एंड शी और ही दे मेक द रिलेशनशिप वेरी हेल्दी। तो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल यही होता है। एक बुक पढ़ रहा था मैम मैं, तो उसमें ऐसा था कि चाइल्डहुड जो होता है हमारा, वो आपकी लव लाइफ डिसाइड करता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों है ये चीज़? अगर आप फूल चाहते हैं ना मानवेंद्र, तो आपको गार्डन मतलब बनाना पड़ेगा, तब वहीं से तो आप फूल तोड़ोगे। तो अगर एक बच्चा कांटों के बीच में पला और बढ़ा है, उसका चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा है, ट्रॉमेटाइज रहा है, परेशान रहा है, तो सेम ट्रेड्स लेकर के वो बड़ा होता है और उसको हर जगह पे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ना चाहते हुए भी वो घबराया रहता है, परेशान रहता है, और हमेशा लूज़ करने का उसको डर रहता है। तो आपका चाइल्डहुड आगे जा कर के रिलेशनशिप को इसी तरह से शेप करता है। यू आर ऑलवेज एंशियस, यू आर ऑलवेज, यू फील कि मैं मतलब किसी को लूज़ ना कर दूं। और लड़कियों के केस में ये ज़्यादा होता है, बिकॉज क्या होता है कि उनको ये लगता है कि ख़राब भी है ना, तो भी मैं लूज़ ना कर दूं इसको, ये मुझसे छूट ना जाए। तो ये ही है आपका चाइल्डहुड ना, अगर अच्छा नहीं रहा है, अगर आप बुरी तरह से, मतलब आपका बचपन ठीक नहीं रहा है, घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं रहा है, आई विल नॉट ब्लेम एनी पेरेंट, बिकॉज मुझे लगता है शायद उनको भी पेरेंटिंग की इतनी नॉलेज नहीं रहती। कोई भी पेरेंटिंग सीख के नहीं आता है, बट उनके भी शायद कुछ ट्रॉमाज रहे होंगे, उनके भी शायद कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी। सो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी पेरेंट, बट कमिंग टू योर क्वेश्चन इज़,
कि चाइल्डहुड आपके लव लाइफ को शेप तभी करेगा जब आप एक गार्डन में पले बढ़े हैं ना, तो आप हमेशा फूल ही देंगे, लेकिन जब ट्रॉमेटाइज चाइल्डहुड होगा तो आपका लव लाइफ, आपका रिलेशन ख़राब ही होगा, आपको प्रॉब्लम्स फेस आप करोगे ही करोगे। एक इसी पे था मैम कि अगर फादर का अटेंशन नहीं मिलता है बचपन में तो लड़कियों के फिर बहुत गलत रिश्ते चुन लिए जाते हैं उनके द्वारा, क्योंकि गलती हो जाती है उनसे, बिकॉज दे थिंक कि फादर फिगर नहीं है लाइफ में अवेलेबल, तो जो भी उनको मैन दिखता है पहला, जो उनको थोड़ा टेंशन देता है, और उस समय इतनी एज अच्छी समझदार नहीं होती है, तो वो उनसे फिर रिलेशन में आ जाती हैं। हाँ, सो आई टेल यू, इट इज़ नॉट एट दैट एज ओनली, लेटर ऑन ऑल्सो। अगर वो ऐसे फादर के साथ बड़ी हुई हैं कि जिनका अटैचमेंट अच्छा नहीं रहा है, जो फादर के साथ अटैच नहीं रही हैं, उनको अटेंशन नहीं मिली है, तो वो पूरी लाइफ इस तरह की ज़िंदगी जीती हैं। और जब छोटी होते हैं तो एक्चुअली जब वो यंग होते हैं तब तो उनको बिल्कुल नहीं समझ आती, उनको थोड़ा सा प्यार किसी मेल से मिला, थोड़ी सी अटेंशन किसी से मिली, फिर वो उतना डीप जाती नहीं है, उनको वही बहुत ज़्यादा केयरिंग और बहुत लविंग लगता है, तो वो ख़राब भी रिलेशनशिप में चली जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस। एक ऐसी मूवी है मैम, मे बी आपने देखी हो, हरामखोर करके नाम है मूवी का, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ये मूवी है। तो उसमें वो स्कूल टीचर रहते हैं और जो हीरोइन रहती हैं उनके फादर अकेले रहते हैं, मदर नहीं रहती हैं लाइफ में, और वो बहुत ही टॉक्सिक टाइप का फैमिली का एनवायरनमेंट रहता है। एंड वो लड़की सिर्फ अटेंशन के लिए अपने टीचर का प्यार के लिए उनसे जुड़ती है, बट टीचर वॉज एक्सप्लॉइटिंग हर। तो ये इसका एक बहुत ही अच्छा, मतलब अभी जस्ट मुझे याद आया कि डैडी इशू का जो एक बहुत बड़ा ये रहता है। देर आर सर्टेन साइंस मानवेंद्र विच, मतलब आई नो ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, बट 2-3 साइंस मैंने अभी आपके पॉडकास्ट में भी किसी का सुना था और आई रिलेटेड सो वेल। जैसे कहते हैं ना कि जब आपको गर्मी में भी आपको कंबल ओढ़ना है अगर, और एक चीज़ आप पता है, अगर कोई भी बच्चा, इफ़ समवन इज़ पुटिंग देयर हैंड इन द पजामा वाइल स्लीपिंग, दैट इज़ ऑल्सो चाइल्डहुड ट्रॉमा। ये बहुत बड़ा साइन है। पिलो हग करके अगर कोई मतलब सो रहा है, देयर आर चिल्ड्रन जो बड़े होकर के ना 2-2 3-3 पिलोज़ के साथ आप पाओगे, और जब उनका बैकग्राउंड चेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि उनका चाइल्डहुड बहुत ही ख़राब निकला है। ये सारे साइंस हैं, एंड वन शुड अंडरस्टैंड कि अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो देन दे शुड कंसल्ट एंड दे शुड टेक रियली, बिकॉज फर्दर लाइफ फिर बहुत ख़राब होती जाती है एंड बहुत लंबे टाइम तक ऐसी लाइफ ख़राब होती है। मैम ट्रॉमा बॉन्डिंग इन गर्ल्स कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? बहुत रिलेशन जो है ना वो ट्रॉमा बॉन्डिंग टाइप के चलते रहते हैं, और ऑफ कोर्स लड़कों का रहता होगा, बट दिस पॉडकास्ट इज़ अबाउट वुमेन, तो मैं यहाँ पे एक वुमेन सेंट्रिक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि जो ट्रॉमा बॉन्डिंग गर्ल्स में हो जाती है वो कैसे सही करी जाए पहले तो, या फिर उस रिश्ते में रहा जाए या बाहर निकल जाया जाए? ट्रॉमा बॉन्डिंग इज़ द मोस्ट अनहेल्दीएस्ट थिंग इन अ रिलेशनशिप। अनहेल्दीएस्ट क्यों? हाँ, आई विल टेल यू। अनहेल्दीएस्ट इसलिए है क्योंकि आप एक जो पैटर्न है ना, आप उस पैटर्न से निकल ही नहीं पा रहे हो। जैसे ट्रॉमा बॉन्डिंग का एक एग्जांपल, आपको सिंपल एग्जांपल जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, ब्लॉक अनब्लॉक आपने सुना है कि मतलब रिलेशनशिप में ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया। इट्स अ काइंड ऑफ ट्रॉमा बॉन्डिंग, क्योंकि आपको ना, देयर आर पीपल ना, आपको मैं बताऊं, दुख एंजॉय करते हैं। जो दुख आप जो एंजॉय कर रहे हो ना, वो ट्रॉमा बॉन्डिंग है। आपको वो रोना पसंद आ रहा है, आपको वो सैड रहना पसंद आ रहा है, आपको वो जो उस चीज़ का रिलेशनशिप का दुख है वो पसंद आ रहा है। आप ना चाहते हुए भी अगर अ गर्ल इज़ गोइंग टू अ गाय बार बार और उसको तकलीफ़ भी मिल रही है, फिर भी वो थोड़ी सी अटेंशन के लिए चली जाती है, वो ट्रॉमा बॉन्डिंग है। सो ट्रॉमा बॉन्डिंग इसी तरह की चीज़ होती है कि आप सेम पैटर्न बार बार कर रहे हो लेकिन आपको दुख भी मिल रहा है उसमें। आप बहुत मतलब आपका रोना ही नहीं ख़त्म हो रहा है, आपकी परेशानियां ही रिलेशनशिप को लेके नहीं ख़त्म हो रही हैं। यू आर ऑलवेज एंशियस, यू आर ऑलवेज ओवर थिंकिंग। सो ये है ट्रॉमा बॉन्डिंग। आप बार बार एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो ना किसी रिलेशनशिप में, वो ट्रॉमा बॉन्डिंग है। मैम लड़कियों को क्या सजेस्ट करेंगे? वैसे तो आजकल ये वाला जो पर्सपेक्टिव है ना कि अमीर लड़का दिख जाए या सेटल होने वाला लड़का दिख जाए, इससे शादी कर लो, इसके साथ रह लो, क्योंकि मैं जितनी लड़कियों को अपने आसपास देख रहा हूँ मोस्टली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, अच्छा कमा रही हैं, तो एक ये चीज़ कम हो गई है, लेकिन स्टिल बहुत लोग ये देखते हैं। तो आपको मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या जब लड़कियाँ अपना पार्टनर चुनें तो ऑफकोर्स पैसे वाली चीज़ देखें, या पहले प्रायोरिटी दें रुपए पैसे के अलावा लाइफ को, बंदा कैसा है, और स्टिक करें अपने ओल्ड रिलेशन में अगर वो बंदा भी अच्छा नहीं कर रहा है? ज़्यादातर लड़कियां करती भी हैं, बट
अगर कोई कंफ्यूज है तो उसके लिए कुछ बताइए। और लड़कियों को देखो फाइनेंशियल मतलब सिक्योरिटी तो देखना चाहिए, बट फाइनेंशियल सिक्योरिटी काम नहीं आती है अगर रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही हो और अगर बंदा ठीक नहीं है। आप क्या करोगे ऐसे पैसे का कि जहाँ पे आपको सुकून ही नहीं है, शांति ही नहीं है, आपकी बात को सुना ही नहीं जा रहा है, आप कपड़े पहन के तैयार हो गए और शाम तक इंतज़ार करते रहे, बंदे को कोई फ़िक्र ही नहीं है, आप सुबह से शाम आपको कोई बात ही नहीं कर रहा है, कभी ये चेक ही नहीं कर रहा है अगर बंदा कि आप किस कंडीशन में हो, तो आप मतलब क्या करोगे ऐसे पैसे का। आपने भी बहुत बार ऐसे मतलब मैंने तो अपने केसेस बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि लखपतियों करोड़पतियों की बीवियां डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, बुरी सिचुएशन में हैं। हाथ वो में सबसे महंगा डायमंड का डायमंड रिंग पहना है, हुआ है, नेकलेस पहना हुआ है, बट दे आर वेरी वेरी अनहैप्पी। अनहैप्पी या। दे फील कि लाइफ इज़ लाइक हेल है उनके लिए। और लोग उनसे बोलते हैं कि लाइफ हो तो आपकी जैसी। पीपल लुक अप टू देम, हाँ पीपल लुक अप टू देम। तो मतलब फाइनेंशियल चाहिए, सपोर्ट चाहिए, बट आपको इंसान को आपको देखना है कि आप इंसान कैसा ढूंढ रहे हो। इंसान वो, और ढूंढने के लिए 3-4 क्वालिटीज़ हैं, वो लाइवली है कि नहीं, एंड हमने जो प्रीवियस उसमें किया कि वो आसपास लोगों का साथ माहौल कैसा रखता है, वो लोगों की केयर कैसे करता है, अपनी माँ की देखभाल वो कैसा करता है, अपने फैमिली के बारे में वो क्या सोचता है, सोसाइटी के बारे में वो क्या सोचता है, क्या वो ब्लेमिंग में है या विक्टिम मोड में है या दुनिया को ब्लेम कर रहा है या चीज़ें ऐसी कर रहा है। तो बंदा अच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर अ फीमेल, क्योंकि फीमेल सेंसिटिव होती हैं मानवेंद्र। और अगर आप सेंसिटिव हो, कोई भी है, अगर स्पेशली फीमेल्स सेंसिटिव हो, तो आप तो सुकून में ही रही रहोगे, आप उम्र से पहले बूढ़े हो जाओगे, आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपको एक इंसान की क्वालिटी, उसकी इंटीग्रिटी चेक करना चाहिए कि इंटीग्रिटी कितनी है। बिकॉज आई फील इफ़ अ मैन डज नॉट हैव इंटीग्रिटी, तो मैं तो उसको मैन बुलाना ही नहीं चाहूँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंटीग्रिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैन। मैम, ऐसे आपने ये बोला, आपके लिए एक मैन की डेफिनेशन क्या है? एक मैन की डेफिनेशन ये है कि जो ओके, आई टेल यू। क्या होता है ना कि हम जब हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, तो हमेशा क्या होता है, हम क्या सोचते हैं एक बराबरी के हैं। लेकिन अगर एक मैन अपनी वाइफ को एक बच्चे की तरह ट्रीट कर पाए, मेरे हिसाब से एक मैन की डेफिनेशन वो है जो उसकी गलतियों को, एक जो कहते हैं ना, आई टेल यू, फीमेल्स क्या होता है ना, फीमेल्स का एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि जिस आदमी को वो बहुत प्यार करती है ना, तो उसके सामने बच्चा बनना बहुत पसंद करती हैं। वो चाहती हैं कि मेरा जो आदमी है ना, एक आदमी कि मतलब वो दुनिया के सामने मुझे प्यार दिखा पाए। आपने देखा है विराट कोहली को लेकर के कितना वाइफ्स में लड़ाई हो रही है घर में, अनुष्का और विराट कोहली। तो एक मैन में ये होना चाहिए कि वो पब्लिकली अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को एक बच्चे की तरह ट्रीट कर पाए, उसको वो शो ऑफ कर सके, उसके में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, अगर उसको ऐसा प्यार चाहिए, उसको दुनिया को दिखावे वाला प्यार चाहिए, तो मैं दिखा के करूँगा तुम्हारे लिए। एक मैन जो तुम्हारी बात को बिना जज किए तुमको सुन सके, तुम्हारी कुछ मिस्टेक्स को, तुम्हारी कुछ बचपने को माफ़ कर सके, तुम्हें एक कंफर्ट जोन की, जहाँ पे आपको ना, आप कहीं भी आप होते हो ना मानवेंद्र, जब आप जज नहीं किए जाते हो वहीं पे आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो। तो एक फ़ीमेल वही चाहती है फ्रॉम अ मैन कि वहाँ आप जज ना किए जा रहे हो। एक और चीज़ मैम बताइए, बहुत लोग रिश्ते में हैं आज की डेट में, है ना, सब चल रहा है, बट कुछ ऐसे साइंस बताइए कि भैया वो बंदा आपको कभी कमिट नहीं करेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वो इंसान कभी कमिट नहीं करेगा। वो आपसे खाली जोक्स की बात कर रहा है, वो आपसे खाली मजाक की बातें कर रहा है, वो कभी फ्यूचर के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। हमारा आने वाला कल कैसा होगा वो इंसान कभी आपसे बात नहीं कर रहा है। आपके करियर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है उसके बारे में कभी बात नहीं कर रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप अपनी फीलिंग्स के बारे में उससे बात करते हो, तो वो ये कहता है तुम तो ओवर थिंक करती हो, तुम तो बेकार की बातें सोचती हो, तुम तो ऐसा, मतलब उसको डिसमिस कर देता है उसकी फीलिंग्स को। तो ये 3-4 साइंस है ना, वो देखना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज़ें आप किसी मैन में देख रहे हो, इसका मतलब कि वो आगे फ्यूचर में वो कमिट नहीं करने वाला है। मैम, एक लास्ट मेरा इस पे सेगमेंट है। बहुत ना, हमने इन सब रिलेशनशिप और इसकी बात करी, बट आजकल ना एक मैरिज में भी मैं काफ़ी एक नई चीज़ देख रहा हूँ
कि एक पॉइंट के बाद जैसे किसी ने लड़के का चीटिंग पकड़ लिया या फिर पता है कि सामने वाला इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो लड़कियां उससे कट जाती हैं। मतलब मैरिज में भी वो शादी के लिए शादी में हैं, पर दिल से वो शादी में नहीं है। तो ये जो फीलिंग होती है, ये थोड़ा बताइए कैसे वो लड़की फिर सर्वाइव करती है उस शादी के अंदर, कैसे वो फिर आगे बढ़ेगी। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं मैम? मतलब उसको क्या करना चाहिए फ्यूचर में, हाँ हाउ टू। हाँ, आई हैव गॉट 2 केसेस लाइक दिस। सी व्हाट हैपेंस ना, अगर वो बिकॉज उसके साथ चीटिंग हुई है, मैं आपको बताऊं, अगर चीटिंग नहीं मैम, मतलब मैं इसको सिर्फ चीटिंग का एस्पेक्ट नहीं दूंगा। लाइक आई नो लॉट ऑफ पीपल जो चीटिंग का तो केस नहीं है, बट मैन अब नहीं अवेलेबल हैं, वो अपने, हाँ वो अपने में मजे कर रहे हैं। उनको जब भी कोई कंप्लेन करने जाती हैं तो वो बोल देते हैं कि यार तुम पागल हो क्या, तुम क्यों ही बोल रही हो, और सब तो ठीक है। दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो जो भी रीज़न हो, पहली बात तो उनको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि उनको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस टाइम पे क्या करती हैं फीमेल्स, वो इतना ज़्यादा रिलेशनशिप को वैल्यू करती हैं ना कि वो सब कुछ छोड़ के वहाँ पे पहुँच जाती हैं कि उस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करती हैं। यू शुड ट्राई, रिश्ते को ठीक करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन जब आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा इस रिलेशनशिप में, तो सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। अपनी बॉडी पे काम करना शुरू कर दो, अपने करियर पे काम करना शुरू कर दो, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपना सोशल कैपिटल बढ़ाना शुरू कर दो। आपका सोशल कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए, आपके आसपास लोग अच्छे होने चाहिए, देन शी विल हैव अ हेल्दी लाइफ। एज यू सेड कि वो मैरिज में भी है, बट शी मे नॉट हैव दैट ऑप्शन टू लीव, तो शायद इसलिए। तो ये 2-3 चीज़ें अगर वो करेगी ना, अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा सा बनाए, शी शुड हैव अ सोशल कैपिटल, शी शुड लुक आफ्टर हर बॉडी, एंड शी शुड लुक आफ्टर हर करियर, शी विल हैव अ हैप्पी लाइफ। लास्ट क्वेश्चन मैम मेरा आज का, लड़कियों के लिए कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस आप देना चाहें तो गो अहेड। The most important advice is look after yourself, look after your boundaries. Now the time has come when you have to say no, say no. Don't hesitate. अपने फाइनेंशियल फ्रीडम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, बट हाँ, एट द सेम टाइम वो जो तुम्हारा फेमिनिन साइड है ना, उसको मरने मत दो। लेट दैट फेमिनिन साइड बी देयर। वही तुमको एक फ़ीमेल बनाता है, वही तुमको एक लेडी बनाता है। अपनी हर चीज़ का ध्यान रखो, लेकिन औरत हो उस चीज़ को मत भूलो। बहुत अच्छी बात मैम आपने बोली, एंड आई रियली होप हमारी ये इस पॉडकास्ट भी पिछले पॉडकास्टों की तरह लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर मैम। अगर कोई आपको रीच करना चाहे मैम, तो आप अपना इंस्टाग्राम आईडी बिल्कुल बता सकते हैं। Yes, my Instagram ID is Heal and Thrive with Preeti. थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much, Manvendra. It was such a pleasure talking to you again.